हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, सवाल आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि 95 व 152 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हाँ, मैं बता दूं कि अगर आपने हमारी इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले तो क्लास को शेयर जरूर कर देवे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही आपके जो भी डियर फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ जाए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल अपना ये लिखा हुआ है। इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए आपने वैसे तो पढ़ रखे होंगे बहुत सारे सवाल, पर आज का जो अपना इंपॉर्टेंट सवाल है वो एचसीएफ पर आधारित है, और एक दो सवाल अपन और भी पढ़ेंगे, वो सारे बहुत ही आसान होंगे। और हाँ, मैंने पहले आपको बता दिया कि जो भी सवाल यहां पर पढ़ेंगे उनको आप जो है अगर करेक्ट सही तरीके से समझते हो और रिवीजन करते हो, तो जो मैं यहां पर क्लासेस डालने वाला हूं इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, वो आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे और आप जो है नंबर लाने में जो बहुत ही आसान जो है अपना ग्रेड और लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल है 95 और 152 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये निकाला मैंने 95 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग इसमें जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर 19 का जाएगा इसमें ये 1 बार। ये आ चुका है 95 के गुणनखंड। 95 इज इक्वल टू कितना आया, 5 और इंटू में 19 आया। 5 का भाग लगाया 19 बार गया, फिर 19 में 19 का जाता है एक बार, तो 95 जो है उसके गुणनखंड आ गए 5 इंटू 19 आ गया। क्लियर। चलिए फिर दूसरी संख्या की बात करते हैं 152 की। तो ये लिखा मैंने 152, इसमें लगाएंगे 2 का भाग जाता है सबसे पहले कितनी बार, 7 बार जाएगा, फिर जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग लगाते हैं हम वापस यहां पर, तो इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग लगाते हैं, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 9 बार, और आपको पता ही है 19 के अंदर किसका भाग जाता है, 19 का जाता है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। ये 152 थे, तो यहां पर हमने लिख दिया 152 बराबर जो भी गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। अब आपको क्या करना है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो संख्या दोनों में आती है या दोनों में सेम है, उभयनिष्ठ है, वो इसका क्या होगी, एचसीएफ। जैसे कि ये रहा, दोनों में 19 मिला या नहीं मिला, मिला, तो यानी कि 95 व 152 का एचसीएफ बराबर कितना होगा, 19 होगा। और आपको जो है यहां पर निशान नहीं करना, ये केवल मैंने आपके समझने के लिए यहां पर लिखा है, इंटू 19 और इधर भी इंटू क्या आ गया, 19 आ गया समझ में। दोनों में जो सेम मिलेगा वही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहां पर एचसीएफ कितना आ चुका है, 19 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये था अपना पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की, और ये आपको भली बात समझ में भी आ चुका होगा। दूसरा जो सवाल है वो ये कहता है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। 196 की अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या होगा। दूसरा प्रश्न देखना, 196 की अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना है। संख्या है 196 की अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना है। सबसे पहली बात तो क्या कहा इसने, अभाज्य गुणनखंड कहा, तो हम यहां पर 196 का जो है क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकाल लिया सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसका 196, इसको 2 से डिवाइड किया अपन ने, ये जाएगा 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया अपन इसको वापस, 2 4 जा और 2 9 जा, फिर डिवाइड किया 7 से जाएगा ये 7, और फिर 7 का ये एक बार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट। 2 का भाग लगाया 18, 9 बार गया, एक बचा, 2 8 16, और फिर 2 का 2 चौक 8, और ये एक बचा, 2 9 18, फिर 7 का लगाया 7 बार, फिर 7 का ये एक बार। आया समझ में। चलिए फिर क्या करेंगे देखना, 196 का जो गुणनखंड है वो यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है,
दो दो सात सात, 2 × 2 × 7 × 7, फिर 196 इंटू दो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2, फिर इंटू 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 की घात भी कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। फिर प्रश्न ने क्या पूछा उसको अपन एक बार वापस रीड कर लेते ध्यान से। 196 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, जो अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने ना, उनकी घातों का योग कितना है, तो यहां लिख देते हैं अपन घातों का योग। घातें कितनी है भाई, 2, और यहां पर भी कितनी है, 2, तो 2 + 2 कितनी हो चुकी है घातें हमारे पास, 4 हो चुकी है। ये जो अपना सवाल है बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे किया, तो अभाज्य गुणनखंड निकाले, सबसे पहले तो यह लिखा मैंने 196, 2 × 2 × 7 × 7 लिखा, ठीक है, ये लिखा 2 × 2 × 7 × 7। फिर क्या किया, यहां पर हमने 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 कर लिया, फिर 7 2 बार है तो 7 की घात भी 2 लिख दी। घातों का योग पूछा इसने, घातों का योगफल कितना है, तो घातों का योग घातें हैं इसकी 2 और इसकी घात भी कितनी है, 2, तो 2 और 2 कितनी हो चुकी है, 4, यानी कि 196 की अभाज्य गुणनखंड की घातों का जो योगफल होगा वो कितना आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर तीसरे की हम बात करते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है वो ये कहता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न कभी आया तो नहीं है, पर अब की बार जो है अपना सिलेबस बहुत ही कम है, तो कहीं से भी कुछ भी उठकर आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है, कुछ भी छोड़ने का मौका उसे नहीं देना है। तो अगला जो तीसरा प्रश्न है वो ये कहता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी कि आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन यहां पर आनी चाहिए, और आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। अगर आपने पढ़ा है तो 6 क्लास के अंदर, सॉरी 6 क्या 7th 8th 9th और अब 10th में पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, देखना ध्यान से, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी चीज ये कि परिमेय संख्या के लिए एक आवश्यक शर्त भी होती है इसमें, वो होती है Q⧧0, यानी कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यहां पर 1 है, ये 0 है, ये 5 है, यहां पर 0.2 है आदि, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या के उदाहरण है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर ऊपर तो 0 हो सकता है पर बटेवा में 0 नहीं होना चाहिए। ये हो चुकी है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये हो चुके हैं हमारे यहां पर 3 सवाल एकदम बिल्कुल कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन चौथे सवाल की, कि चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल इसके अंदर ही मैंने यहां पर लिख दिया है। चौथा सवाल यह था कि परिमेय संख्या के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो क्या हो गई परिमेय संख्या की आवश्यक शर्त, क्या हो गई, Q⧧0, यानी Q की जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसका उल्टा भी प्रश्न बनता है हमारे लिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह भी हमारी यहां पर डेफिनेशन बन जाती है कि अपरिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों, एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपन यहीं पर इसको लिख लेते हैं, है ना, ये तो होती है अपनी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, वह संख्या
वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर जैसे अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं होगी और पाई होगा और 0.2223 डॉट 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 आगे चलता ही जाएगा, पता ही नहीं, तो ये सारी जो है वो हमारे किसके अंदर आ जाएगी डियर स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाती है। एक सवाल और ले लेते हैं अपन यहां पर, तो वो सवाल है 44 व 99 का HCF ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 44 व 99 का HCF ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है? HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 44 जो है इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये निकाल लिए, 2 से डिवाइड करा 2 बार, ये 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करा ये 1 और ये 1, फिर 11 का भाग जाएगा इसमें एक बार, मामला खत्म यहां पर।